एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 2 अगस्त के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बाकी के पिछले करंट अफेयर्स की सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। वहाँ सीक्वेंस से आपको सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। और आज मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स में सभी नोट कर दिए हैं, तो अलग से कुछ बताने की नीड नहीं होगी। सिर्फ मैं आपको पढ़ के थोड़ा सा समझा दूँगी, बाकी आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 अगस्त को वो दिवस मनाया जाता है। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने यह घोषणा की है कि 1 अगस्त 2019 को मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक नामक सामाजिक बुराई से मुक्ति मिली थी। इसलिए 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, इसकी घोषणा की गई है। मिस्र पहला मुस्लिम राष्ट्र था जिसने 1929 में 3 तलाक नामक सामाजिक बुराई को समाप्त किया था, जबकि पाकिस्तान ने वर्ष 1956 में और बांग्लादेश ने 1972 में इस सामाजिक बुराई को समाप्त किया था। ठीक है, तीनों कंट्रीज़ के बारे में अच्छे तरीके से दे रखा है और क्यों मनाया जाता है ये भी इसमें अच्छे तरीके से दे दिया है। तो इसके अलावा इसमें और कुछ बताने की नीड नहीं है। रही बात 3 तलाक की, तो उसमें से कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके लिए, इसलिए मैंने उसको काफ़ी बड़ा मैटर है यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया है। हाल ही में नेक्स्ट टॉपिक है, हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। तो वो जनजातीय कार्य मंत्रालय को ये अवार्ड दिया गया है। आदिवासी मामलों के मंत्रालय को सक्षम आईटी योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण हेतु यह अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, बस याद रखना कि ये अवार्ड किस मंत्रालय को दिया गया है। हाल ही में आयोजित ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो वो रूस ने की है इसकी अध्यक्षता, और 6ठी बैठक की अध्यक्षता हुई है, इस चीज़ को याद रखना। और भारत जो है 2021 में इसकी अगली बैठक की अध्यक्षता करेगा, यानी कि 7वीं बैठक की। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री इंडिया की तरफ से किसने इसमें भाग लिया है। तो वो पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। यहाँ हमें थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में जान लेना चाहिए कि आखिर ब्रिक्स क्या है। तो ये जो ब्रिक्स है इसमें BRICS, ठीक है, ये 5 अर्थव्यवस्थाएं हैं, प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं, बड़े देश हैं जिनकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया और C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये 5 कंट्री हैं और इनमें वर्ल्ड का क्या वो है, मतलब कि वर्ल्ड में इनका कितना हिस्सा है हर क्षेत्र में, तो वो आपको मैं बता देती हूँ। अगर बात करते हैं इनकी पॉपुलेशन में, वर्ल्ड पॉपुलेशन में इनका कितना हिस्सा है, तो 42% आबादी इन्हीं 5 देशों में रहती है वर्ल्ड की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम आपकी जीडीपी की, तो वर्ल्ड का मतलब कि इन 5 देश कितना हिस्सा रखते हैं जीडीपी में, तो 23%। ठीक है, 23% इनका हिस्सा है उसमें जीडीपी में, वर्ल्ड जीडीपी में। उसके बाद अगर वर्ल्ड ट्रेड की बात करते हैं तो 18% हिस्सा इन्हीं 5 देशों का है। तो आप समझ सकते हो कि इनकी जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी मजबूत है। बाकी हाल ही में क्या हुआ है इससे रिलेटेड, जो ब्रिक्स के लिए एक मतलब जो ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ वो था, मतलब ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमन एंड इंडस्ट्रीज़ था, उसके लिए क्या किया था, एक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं 2 अभी हाल ही में। एक तो टीना डाबी की गई हैं जो कि अवैतनिक सलाहकार हैं, और उसके अलावा एक और थे जिनका नाम मैं भूल रही हूँ अभी फ़िलहाल। तो इसीलिए ये रहा था, मैंने वीडियो में इसके बारे में बताया भी था इससे पहले, ब्रिक्स के बारे में पूरा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है, नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे ऊपर कौन सा जिला रहा है। तो बीजापुर रहा है सबसे ऊपर। ओके, तो चलिए इसके बारे में यहाँ सब कुछ लिख दिया है मैंने, जान लेते हैं क्या है ये। नीति आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले को फरवरी-जून 2020 की अवधि के दौरान समग्र डेटा रैंकिंग में आकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष स्थान दिया गया है।
वहीं री भोई जो कि मेघालय का एक ज़िला है, और बहराइच जो कि यूपी का है, क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। इसी रैंकिंग में 112 ज़िलों को शामिल किया गया है। ठीक है, कितने ज़िलों को शामिल किया गया है, ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आता है एग्ज़ाम में कि 112 ज़िलों को इसमें शामिल किया गया है। और यूपी के ज़िले का नाम याद रखना, बहराइच है। वैसे तो तीनों ही ज़िलों का नाम याद रखना जो भी इसमें फर्स्ट सेकेंड पर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये रैंकिंग कितने मतलब मानदंड होते हैं ना, सारी जितनी भी मतलब इंडेक्स जारी होती हैं उनमें उनके कुछ मानदंड होते हैं कि किस किस आधार पर ये रैंक जारी की गई है और कितने आधार हैं। तो ये जो रैंक जारी की जाती है इसके 6 आधार हैं, और वो कौन से हैं? स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन और वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचा विकास क्षेत्र को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, इन आधारों पर ये रैंकिंग जारी की जाती है। तो नीति आयोग के बारे में अगर मैं बता देती हूँ यहाँ पर थोड़ा सा कि नीति आयोग जो है उसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। और किसके स्थान पर की गई थी? तो योजना आयोग के स्थान पर उसकी स्थापना की गई थी। अध्यक्ष इसके पीएम होते हैं। और बस इतना ही है इसके बारे में। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया है। उनका कार्य क्षेत्र था, मतलब कि वो किससे उनका संबंध था? तो संगीत से उनका संबंध था। ठीक है, संगीत से रिलेटेड थे वो। हाल ही में लोक संगीतकार सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया है। उनका जन्म हुआ था 1928 में पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में हुआ था। उन्हें लोक संगीत के क्षेत्र में दिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2007 में पद्मश्री से उनको सम्मानित किया गया था। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, इनके बारे में और कुछ खास जानने के लिए नहीं है। हाँ, एक चीज़ खास है कि इन्होंने ना 1960 में जो ऑल इंडिया रेडियो है ना, उस पर सबसे पहले इन्होंने ही, मतलब ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस पर कुछ भी गाया था, मतलब कोई भी गाना गाया था। तो पहले व्यक्ति यही थे 1960 में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में 3 राजधानियों को राज्यपाल की मंजूरी मिली है? तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों को राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश सरकार की योजना के अनुसार राज्य में निर्माणाधीन अमरावती को विधायी राजधानी, याद रखना क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, अमरावती को विधायी राजधानी, तटवर्ती विशाखापत्तनम को कार्यकारी राजधानी और करनूल को न्यायिक राजधानी के रूप में स्थापित किया गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में दक्षिण अफ्रीका मॉडल के आधार पर इन 3 राजधानियों को बनाया है। ठीक है, तीनों राजधानियों के नाम याद रखना कि कौन सी राजधानी किस कार्य को संभालेगी। ठीक है, किस कार्य के लिए किस राजधानी को बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य में पवन हंस की पहली हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो वो उत्तराखंड में किया गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए उड़ान योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में पवन हंस की पहली हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है। उड़ान योजना जो है कब स्टार्ट की गई थी? ये उड़े देश का आम नागरिक की शुरुआत, मतलब इसका नाम पूरा यही है। ये मतलब इसकी फुल फॉर्म है ये उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से इसकी स्टार्टिंग की गई थी। यह वैश्विक स्तर पर अपनी तरह की पहली योजना है जो क्षेत्रीय मार्गों पर सस्ती, आर्थिक रूप से व्यवहार्य एवं लाभप्रद उड़ानों को बढ़ावा दे रही है ताकि आम आदमी वहनीय कीमत पर हवाई यात्रा कर सके। देखिए, मैंने कोई भी चीज़ मैंने बोला था इसमें कुछ भी आपका जो भी है सब कुछ इसी में नोट कर दिया है। तो ये जो योजना है इसके बारे में भी यहाँ पर मैंने इसको अच्छे तरीके से लिख दिया है। ओके, आई होप यू गॉट इट वेल। नेक्स्ट है, हाल ही में एक ट्रस्ट इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन का गठन किया गया है। और वो कहाँ पर किया गया है? तो आपके यूपी में उसका गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, इस वर्ड को याद रखना। ठीक है, वक्फ बोर्ड सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अयोध्या में मस्जिद के निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने की घोषणा की गई है। इस ट्रस्ट को इंडो इस्लामिक ये नाम दिया जाएगा, इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन का नाम दिया गया है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जो होंगे उनका नाम याद रखना
जफ़र अहमद फ़ारूकी मस्जिद के निर्माण के लिए गठित इस फाउंडेशन के मुख्य ट्रस्टी और अध्यक्ष होंगे। इस फाउंडेशन के अंतर्गत कुल कितने सदस्य होंगे? 15 सदस्य। ठीक है, मैंने जैसा कि बोला था कि इस शब्द को याद रखना, वक्फ आखिर ये क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये, इसीलिए मैं यहाँ पर पूरा बताऊँगी। वक्फ होता है कि किसी भी मैं कहूँ धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों से, मतलब भगवान के लिए, भगवान के नाम पर जो संपत्ति रखी जाती है उसको वक्फ कहा जाता है। ठीक है, वैसे होता क्या है कि वैसे तो कानूनी रूप से एक रूल बना हुआ है कि जो मुस्लिम कानून में ऐसा लिखा हुआ है कि जो धार्मिक रूप से मान्यता प्राप्त है ये, कि किसी भी उद्देश्य के लिए, मतलब किसी भी धार्मिक उद्देश्य के लिए अगर चल और अचल संपत्ति कोई भी है तो उसको स्वीकार करने वाला जो व्यक्ति है वो स्थायी अर्पण होता है। मतलब ये है कि जो मोमिनन्स होते हैं, मतलब जो इस्लाम धर्म से रिलेटेड पर्सन है, वही वक्फ का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन एक रूल ये भी है साथ में कि जो गैर मुस्लिम व्यक्ति होते हैं वो भी वक्फ का निर्माण कर सकते हैं, बना सकता है वक्फ, लेकिन उसके साथ उसको इस्लाम स्वीकार करना पड़ेगा, पहला रूल। दूसरा रूल, उसका जो मोटिव है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि कोई भी धार्मिक संपत्ति, यानी कि मान लीजिए आपको कोई मंदिर बनवाना है या फिर कोई मस्जिद बनवानी है, उसके लिए आप जो संपत्ति रखते हो उसको वक्फ कहा जाता है। इसीलिए उस पर्सन का, चाहे वो गैर इस्लामिक है, लेकिन उसका जो मोटिव है वो यही होना चाहिए कि कुछ इस्लाम से रिलेटेड उसका मोटिव होना चाहिए, ताकि वो मतलब जो वक्फ वो निर्माण कर रहा है तो उसका उद्देश्य भी इस्लाम से रिलेटेड होना चाहिए, तभी वो उसका निर्माण कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, ये इसमें रूल्स बनाए गए हैं। और ये जो भी वक्फ बनाए जाते हैं उनको शासित करने के लिए एक रूल है, वक्फ अधिनियम 1995, उसके द्वारा ये जो जितने भी वक्फ होते हैं उनको शासित किया जाता है। ठीक है, मतलब उसी से सारी परमिशंस लेनी पड़ती हैं, उसी के अकॉर्डिंग, उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग सारे काम किए जाते हैं। अब हम जानते हैं वक्फ बोर्ड क्या है। तो ये क्या है कि ये जो संपत्ति प्राप्त करने के लिए और या फिर ऐसी किसी भी संपत्ति को हस्तांतरित करने की शक्ति रखने वाला एक मैं कहूँ एक न्यायिक व्यक्ति होता है, जिसको वक्फ बोर्ड कहा जाता है। ठीक है, ज्यूरिस्टिक पर्सन, ठीक है, जिसको वक्फ बोर्ड कहा जाता है। इसमें होता कौन कौन है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की अगर मैं कहूँ संरचना या फिर उसमें कौन कौन से पर्सन होते हैं, तो एक अध्यक्ष होता है, राज्य सरकार द्वारा नामित 1 या 2 पर्सन वहाँ से होते हैं, उसके बाद मुस्लिम विधायक और सांसद होता है उसमें एक, और राज्य बार काउंसिल के मुस्लिम सदस्य होते हैं, इस्लामी धर्मशास्त्र की मान्यता प्राप्त कोई विद्वान एक व्यक्ति हो वो इसमें होता है शामिल। ये सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। तो वक्फ बोर्ड का निर्माण इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, पूरा मैंने आपको बता दिया है इसके बारे में। आई होप यू गॉट इट वेल। हाँ, इसमें एक पॉइंट रह गया है कि इससे पूर्व ये जो बनाया गया है, मतलब ये जो समिति बनाई गई है, ये इससे पहले फरवरी 2020 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राम मंदिर के निर्माण के लिए 15 सदस्यों वाले एक ट्रस्ट का गठन किया गया था, जिसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से जाना गया था। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देने हेतु एक विधेयक पारित किया है? तो अमेरिका ने इस विधेयक को पारित किया है। अमेरिकी कांग्रेस की विदेशी मामलों की एक समिति ने हाल ही में महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देने के लिए इस विधेयक को पारित किया है। इस विधेयक में भारत के सहयोग से एक यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया गांधी किंग डेवलपमेंट फाउंडेशन के गठन की भी बात की गई है। ठीक है, कुछ खास नहीं है इसमें, बस इतना ही है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल के किस राजनेता को सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? तो प्रीतम सिंह को नामित किया गया है। भारतीय मूल के राजनेता प्रीतम सिंह को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है। प्रीतम सिंह की वर्क्स पार्टी आम चुनाव में कुल 93 सीटों में से 10 संसदीय सीटें जीती थी, जिससे उनकी पार्टी सिंगापुर की संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी रही थी। उल्लेखनीय है कि सिंगापुर के इतिहास में अभी तक कभी भी औपचारिक रूप से विपक्ष के नेता को नामित नहीं किया गया था। ठीक है, तो चलिए, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है और कुछ अलग से बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। जहाँ बताने की ज़रूरत थी वहाँ मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है इस वाली न्यूज़ में। आई होप यू गॉट इट वेल एवरीथिंग।
और हाँ, अगर PDF किसी को चाहिए तो इस नंबर पर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो आप, तो आपको PDF मिल जाएगी। और आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।